हेलो एवरीवन, कैसे हो गाइस आप सभी। स्वागत करती हूँ आप सभी का मैं अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद दीपा सैनी में। गाइस आज की जो ये वीडियो है हमारी, ये आपका एक क्वेश्चन पेपर है जिसे हम सोल्व करेंगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है भैया, क्वेश्चन पेपर है आपका एचटेट का पीजीटी लेवल फॉर लेक्चरर। ठीक है, और ज्योग्राफी सब्जेक्ट का पेपर है और 2018 का है। इससे पहले 2019 और 20 दोनों ही क्वेश्चन पेपर मैं सॉल्यूशन करवा चुकी हूँ जियो का आपका। ठीक है, तो मेरे चैनल पर आपको वो दोनों वीडियो मिल जाएंगी। जिस स्टूडेंट ने नहीं देखी होगी तो एग्जाम देने से पहले ज़रूर देख लेना, आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की वीडियो और क्वेश्चंस। तो सबसे पहले ज्योग्राफी सेक्शन, जैसा कि आप जानते हो 91 से लेकर 150 तक आपके जियो के क्वेश्चन होते हैं। 60 नंबर की ज्योग्राफी आती है भाई पीजीटी लेवल में। तो देख लेते हैं क्वेश्चंस कैसे हैं। 2018 के मानचित्रों में क्षेत्रफल मापन हेतु कौन सा यंत्र प्रयुक्त होता है? प्लैनीमीटर, ओपिसोमीटर, पेंटोग्राफ, ईडोग्राफ। तो गाइस मानचित्र में हम प्लैनीमीटर का यूज करते हैं। जब हम वो प्रैक्टिकल बीए में कर रहे थे तब प्लैनीमीटर आप सभी ने यूज भी कर रखा है। आई डोंट नो अब ध्यान है या नहीं है, बट प्लैनीमीटर क्षेत्रफल मापने के लिए यूज होता है मैप में, मानचित्र में। तो सर्वेक्षण के दौरान इसका यूज किया था हम सब ने। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 92। भारतीय मौसम मानचित्र पर निम्न में से कौन सी दशा दर्शाई नहीं जाती है? तो भाई समदाब रेखाएं, आकाश की दशा, पवन की दिशा। देखो आपने अगर भारतीय मौसम मानचित्र की आप पूरी रिपोर्ट देख के जाओगे क्वेश्चन पे एग्जाम देने से पहले कि उसमें क्या क्या दर्शाया जाता, क्या नहीं दर्शाया जाता। ठीक है, पेड कोर्स में तो मैंने ये सारी चीज़ करवा रखी है, वहाँ पर तो अवेलेबल है। तो जो पेड कोर्स ले रखा है वो स्टूडेंट बेफिक्र रहो। ठीक है, और भाई पेड कोर्स के बारे में सुन लो। पीजीटी का और नेट लेवल का ज्योग्राफी का पेड कोर्स आपकी अचीवर्स अकेडमी ऐप पर मौजूद है। तो जो स्टूडेंट लेना चाहते हैं वो अचीवर्स अकेडमी ऐप पर जाकर पीजीटी ज्योग्राफी पेड कोर्स ले सकते हैं। ठीक है, और 1 महीने में भी आप आराम से एचटेट पीजीटी का एग्जाम क्रैक कर सकते हो। तो भाई भारतीय मौसम मानचित्र पर बात करें ना, तो कभी भी समताप रेखाएं नहीं दर्शाई जाती, आइसोबार्स दर्शाई जाती हैं। आकाश की दिशा, आकाश की देखो कुछ इस तरीके से एक ऐसा गोल सर्कल बना के इतना इस तरीके से आकाश की दशा दिखाई जाती है। भाई इसको भर देंगे तो भाई इतने में बादल हैं, इतने में नहीं है। तो इस तरीके से ये चीज़ें दिखाई जाती हैं। पवन की दिशा भी दिखाई जाती है, बट आइसोथर्म यानी समताप रेखाएं, समान तापमान को दर्शाने वाली रेखाओं को दर्शाया नहीं गया है। नेक्स्ट आता है गाइस क्वेश्चन नंबर 93। एक पुनर्युवित सतलाकृति के लक्षण है, यानी रिजुवेंटेटेड, ये वो सतलाकृति होती है, टोपोग्राफी होती है। जैसे कोई भी रिवर शुरू से बहना शुरू करती है उत्थान के, तो ऊपर से ऐसे बहती बहती लास्ट में जब वो डेल्टा बनाने से पहले जो वो एक बेस लेवल को प्राप्त करती है, प्लेन एरिया में बहती है, और उसे ही कहते हैं पुनर्युवित सतलाकृति। यानी नहीं, वो प्लेन एरिया में बहते हैं ना, उसे तो संप्राय मैदान कहते हैं। और उस संप्राय मैदान में कई बार क्या होता है, यहाँ पर कुछ ऐसा आ गया कि भाई नदी में पानी की मात्रा एकदम ज़्यादा हो गई, तो नदी फिर से काटने फीटने लग जाती है और यहाँ पर फिर से कुछ सतलाकृतियों का निर्माण हो जाता है। तो उसे कहते हैं पुनर्युवित सतलाकृति। समझ रहे हो? ठीक है, नेक पॉइंट, अध्यकर्तित विसर्प यानी मेआंडर, घाटी में घाटी, और संरचनात्मक सोपान। तो गाइस यहाँ पर एक चीज देखो, निक पॉइंट तो होता ही है। निक पॉइंट लास्ट पॉइंट जहाँ पर रिवर जाती है संप्राय मैदान तक, तो उसे निक पॉइंट कहते हैं। और आपके विसर्प यानी मेआंडर्स, जैसे ही नदी में पानी की मात्रा आती है तो बीच में कुछ होगा तो नदी इस तरीके से बहने लग जाती है, बीच वाले पार्ट को ऐसे साइडों में बहने लग जाती है, तो ये मेआंडर्स होते हैं। ठीक है, और घाटी में घाटी, भाई घाटी में घाटी कभी भी नहीं बनाएगी, घाटी में घाटी आपकी हिम नदी बनाती है ना। और संरचनात्मक सोपान ये भी बनाती है, कुछ इस तरीके से स्टेयर्स बनती है और इस पर से रिवर इस तरीके से बहती हुई तेजी से पानी चलता है। तो संरचनात्मक सोपान, तो आंसर रहेगा हमारा C3। ठीक है, तो इसमें आपका क्या नहीं रहेगा, बस आपका संरचनात्मक सोपान नहीं रहेगा, घाटी में घाटी भी रहेगा। घाटी में घाटी आपकी यू लटकती घाटी हिमनदी भी बनाती है, बट जब रिवर्स जो होती है, जब रिवर्स में एकदम से पानी की मात्रा बहुत ही ज़्यादा हो जाती है, तो जो पहले उसने घाटी बनाई होती है उस वैली को वो और भी ज़्यादा काट देती है, जिसे बोलते हैं घाटी में घाटी। तो कई बार ये चीज़ें हैं ना, हमें पेपर में कंफ्यूज भी करते हैं, तो इसी तरीके से एचटेट वाला कंफ्यूजिंग पेपर बनाता है। तो आबासा ये इसका करेक्ट रहेगा। दा तो आपकी नदी सिंपल अवस्था में बनाती है, इस तरीके से स्टेयर्स होती है, उनके ऊपर पानी कूदता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 94। नुई आर दंते एक लाक्षणिक विशेषता है।
नुई आर्देंते एक लाक्षणिक विशेषता है माउंट पीली ज्वालामुखी की, किलाऊ की, फ्यूजीजामा की और मोना ज्वालामुखी की। तो भाई जो नुई आर्देंते है ये एक विशेषता है किसकी, माउंट पीली ज्वालामुखी की। ठीक है, तो माउंट पीली ज्वालामुखी की है, ये जापान का फ्यूजीजामा है, ये मोना आपका हवाई द्वीप का है। तो जो वोल्केनो भी काफ़ी डिटेल में यहाँ पर पूछे गए हैं, तो माउंट पीली वोल्केनो की है नुई आर्देंते। मैंने पढ़ा हुआ भी है बट अभी ध्यान में नहीं आ रहा, नहीं अभी बता देती मैं आपको। 95 इज निम्न में से कौन सी भारत की सतला करती एक एस्कार्पमेंट का उदाहरण है। एस्कार्पमेंट यानी भ्रंश का गार, ये भी बोल सकते हो आप। तो ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होता आ रहा है। जो आपका पश्चिमी घाट है जिसे सह्याद्री जिसका दूसरा नाम है, उसे एस्कार्पमेंट का भी एक अच्छा एग्जाम्पल ये माना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है वितरण मानचित्रों के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। भाई कोरोसिमेटिक विधि को प्रतीक विधि भी कहते हैं। ठीक है, ये आपने प्रैक्टिकल से क्वेश्चन है, ये आपका प्रैक्टिकल ज्योग्राफी से। कोरोक्रोमैटिक मानचित्र को रंगारेख मानचित्र भी कहते हैं। उसके अलावा जनसंख्या घनत्व वर्ण प्रतीकी विधि द्वारा दर्शाया जाता है, यानी कोरोप्लैथ मेथड द्वारा। आइसोप्लैथ असमान मूल्य वाली रेखाएं होती है। भाई आइसोप्लैथ आपकी समान मूल्य वाली रेखाएं होती हैं। कोरोसिमेटिक में हम इसे आप ये कह सकते हो सिंबल मेथड भी इसे कहते हैं। क्योंकि इसमें सिंबल्स का यूज़ किया जाता है इस विधि में, हमने सबने किया है बीए में। नेक्स्ट कोरोक्रोमैटिक, इसको आप रंगारेख विधि भी कहते हैं, इसको अलग अलग शेड का भी यूज़ किया जाता है इसमें। ठीक है, मैप के अंदर। जनसंख्या घनत्व इसे कोरोप्लैथ मेथड भी कहते हैं, तो एक अलग तरीके की विधि होती है। तो ये तीनों विधियां बिल्कुल करेक्ट है, बट आइसोप्लैथ आपकी समान मूल्य की रेखाएं होती है। आइसो वर्ड जिसके आगे लग जाए ना, ISO आइसो यानी समान, जिसका मीनिंग होगा समान। ठीक है, आइसोथर्म, आइसोप्लैथ, आइसोहर्ट्स यानी समान मूल्य की, समान आइसोहर्ट्स समान वर्षा वाली रेखाएं, आइसोथर्म समान तापमान वाली रेखाएं, आइसोबार्स समान वायुदाब वाले मिलाने वाली रेखाएं, आइसोप्लैथ समान मूल्य को मिलाने वाली रेखाएं। तो इस तरीके से, तो यहाँ पर यही हमारा सीधा सीधा गलत था। नेक्स्ट आता है 97, निम्न में से कौन सा प्रक्षेप यानी प्रोजेक्शन चिली का एक आदर्श मानचित्र बनाने हेतु सर्वाधिक उपयुक्त है। तो गाइस चिली का एक मानक अक्षांश वाला शंकु प्रक्षेप, यानी शंकु आपका कुछ इस तरीके से, बोन प्रक्षेप, दो मानक अक्षांशों वाला शंकु प्रक्षेप या लैम्बर्ट प्रक्षेप। तो आंसर रहेगा बोन प्रोजेक्शन। जो बोन प्रोजेक्शन है वो चिली आपकी एक लंबी लंबी कंट्री आपने देखी भी होगी दक्षिण अमेरिका की। तो बोन प्रोजेक्शन के द्वारा उसको इजिली दिखाया जा सकता है, एक आदर्श मानचित्र बनेगा। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 98, ऊंचावच प्रदर्शन की निम्नलिखित विधियों में से कौन सी एक मात्रात्मक विधि नहीं है। यानी आपको बताना है क्वांटिटेटिव मेथड इसमें से कौन सा नहीं है। भाई स्थानिक ऊंचाई, बेंचमार्क, समोच्चय रेखाएं, ये सारी क्या हैं, ये आपकी एक क्वांटिटेटिव मेथड है। ठीक है, बट हैशूर जो है ये आपकी क्वांटिटेटिव मेथड में नहीं आती। ठीक है, तो किसी भी देखो क्वांटिटेटिव मेथड यानी जिसमें हमने गणना करनी पड़ती है, तो स्थानिक ऊंचाई, स्पॉट हाइट, जैसे आप देखते भी हो स्पॉट हाइट, और बेंचमार्क ये भी हाइट को प्रदर्शित करने के लिए, समोच्चय रेखाएं ये भी हमारी समान ऊंचाई वाले एरिया को दिखाती है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं क्वांटिटेटिव मेथड यूज होता है इन तीनों में, बट हैशूर में ये चीज़ यूज नहीं होती। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 99, महासागरीय धाराओं की उत्पत्ति करने वाले प्रमुख कारक, यानी जो महासागरीय जो पानी में मूवमेंट आती है, जो धारा चलती है, उसको कौन कौन से कारक हैं जिसकी वजह से वो चलती है। तो भाई ग्रही पवन यानी आपकी प्लैनेटरी विंड्स, तो इनकी वजह से चलती है, बिल्कुल करेक्ट। नेक्स्ट, महासागरीय जल के तापमान में अंतर, बिल्कुल राइट। भाई गरम गरम जो जल है वो ऊपर ऊपर बह के चलेगा और ठंडा जल गरम जल के नीचे नीचे की ओर मूवमेंट करता है, तो ये बिल्कुल इसकी वजह से भी चलती है। तीसरा देखते हैं, महासागरीय जल की लवणता में अंतर, बिल्कुल करेक्ट। कम खारा पानी गाइस ऊपर ऊपर चलेगा, अधिक खारा पानी आपका नीचे की ओर चलता है क्योंकि उसका घनत्व ज़्यादा होता है। और पृथ्वी का परिक्रमण, अगर यहाँ परिक्रमण ना होकर घूर्णन होता ना, तब आपका ये ऑप्शन भी आता। ठीक है, तब आपका दै भी आता। ठीक है, क्योंकि पृथ्वी जब घूर्णन करती है तो पृथ्वी में हवाओं की उत्पत्ति होती है, और वही हवाएं आपके महासागरीय जल में एंट्री करती हैं, जिससे महासागरीय धाराएं भी पैदा होती हैं। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट रहेगा। आ बा सा, दा को किस लिए नहीं लिया गया ये मैंने आपको बता दिया है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 100, यहाँ पर कुछ प्रशिक्षण कीजिए और कोड का उपयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। तो ये आपकी कुछ हाइपोथेसिस हैं। गैसीय परिकल्पना गुरुत्वाकर्षण के नियम पर आधारित है।
गैसीय परिकल्पना गुरुत्वाकर्षण के नियम पर आधारित है, बिल्कुल करेक्ट। प्रारंभिक आद्य पदार्थ, ठीक है, ये आपके कांट द्वारा दिया गया था, ये भी वर्ड ठीक है। ग्रहाणु परिकल्पना, ये आपकी कांट महोदय के द्वारा दी गई थी, पर ग्रहाणु परिकल्पना तो कांट के द्वारा नहीं दी गई थी, ठीक है, ये रॉन्ग फैक्टर है। कांट का कहना था कि मुझे पदार्थ दो, मैं दिखाऊंगा कि उससे विश्व कैसे बनता है, ये भी बिल्कुल करेक्ट है। तो ये 3 स्टेटमेंट गलत करेक्ट है। ये ग्रहाणु परिकल्पना आपकी भाई कांट के द्वारा इसे नहीं दिया गया था, कोई और थे जो इसको देने वाले, ठीक है, तो ग्रहाणु परिकल्पना कर लेना। नेक्स्ट आता है 101, टोर्नेडो के विकास हेतु आवश्यक वायुमंडलीय दशाएं हैं। टोर्नेडो, जिसे आप ये कह सकते हो चक्रवातों का भी बाप, ठीक है, बड़े लेवल का, हाई लेवल का साइक्लोन, तो उसे कहते हैं आपके संयुक्त राज्य अमेरिका के तट पर टोर्नेडो। तो निम्न तुंगता ऊंचाई पर उष्ण और आर्द्र वायु की परत, तो गाइस बिल्कुल करेक्ट है। देखो भाई क्या कह रहा है ये, ओह 1 मिनट, हाँ जी, क्या कह रहा है ये, निम्न ऊंचाई पर उष्ण और आर्द्र, उष्ण यानी गर्म, आर्द्र यानी पानी से भरी वायु की परत, बिल्कुल करेक्ट। चक्रवात बनने के लिए ये होना जरूरी है। नेक्स्ट, उच्च तुंगता पर यानी अल्टीट्यूड्स पर सूक्ष्म वायु की परत लगभग 1000 मीटर ऊंचाई पर विलोमता के साथ, अब यहाँ पर विलोमता वर्ड दे दिया ना, तो इसलिए ये करेक्ट भी है। देखो हमारी निम्न ऊंचाई पर किस चीज़ की हवा बता रहा है भाई, गर्म और आपकी पानी से भरी। उच्च ऊंचाई पर किस चीज़ की बता रहा है, 1000 मीटर की ऊंचाई पर आपकी सूक्ष्म हवा, ठीक है, सूक्ष्म हवा। और तीसरी चीज क्या बता दिया, एक गहन शीत वाताग्र, एक गहन शीत वाताग्र, शीत, ठीक है, नीचे गर्म हवा बता रहा है भाई, ऊपर सूखी हवा बता रहा है, और बता रहा है कि बीच में क्या है, एक गहन शीत वाताग्र। वाताग्र एक दीवार जो कि ठंडी और गर्म हवाओं को एक दूसरे से अलग रखती है, और जब ये दीवार कमज़ोर होती चली जाती है ना, तो ये हवाएं अपना सर्कल रूप ले लेती है धीरे धीरे इस तरीके से, और साइक्लोन का निर्माण करती हैं। तो यहाँ पर बात करें, हमारे तीनों ही कथन बिल्कुल करेक्ट है टोर्नेडो के विकास के लिए, डेवलपमेंट के लिए। नेक्स्ट आता है 102, यूरोप में प्लिस्टोसिन हिमयुगों को सही कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए कोड का उपयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। भाई हमें सही उत्तर का चयन करना है। गुंज मिडेल रिसवुर्म, ऐसे सीक्वेंस में याद करो इसको, गुंज मिडेल रिसवुर्म, ये रहेगा इसका सीक्वेंस, ठीक है। तो यही है आ बा दा सा, ये एग्जाम में काफ़ी बार पूछा जाता है, नेट के एग्जाम में भी बार बार रिपीट होता है ये, तो इसको आप रट लो, गुंज मिडेल रिसवुर्म, गुंज मिडेल रिसवुर्म, ठीक है। तो ये है इसका सही कालक्रम। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 103, और आरएफ निकालना है। और आरएफ की तो मैंने अपने चैनल पर भी स्केल वाली वीडियो डाल रखी है, जिस बच्चे को आरएफ निकालना नहीं आता तो पेपर देने से पहले आरएफ निकालना जरूर सीख के जाना, ठीक है। सभी मैंने स्केल करवाए हुए हैं वहाँ पर, और आप सबने ये कर रखा है बीए में। यदि कथनात्मक मापनी 2 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 किलोमीटर है तो आरएफ क्या होगा भाई, 2 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 किलोमीटर। तो यहाँ पर सीधी सी बात है, 2 सेंटीमीटर दे रखा और एक इधर है 1 किलोमीटर, ठीक है। तो भाई 1 किलोमीटर में सेंटीमीटर आपके कितने होते हैं, 1 लाख, तो फिर ये कट जाएगा सीधा, 2 से लेके 1 लाख को काटोगे तो 50,000 आ जाएगा। तो आंसर हमारा 1:50,000। तो यहाँ पर 1 होता तो ये कटता नहीं, फिर हमारा सीधा 1 लाख आंसर होता है ना। तो ये सीधा सा क्वेश्चन था, इजी से था। आरएफ निकालना आ गया तो आपके 2 से 3 क्वेश्चन ठीक हो जाएंगे एग्जाम में। हर बार पीजीटी में 2 या 3 क्वेश्चन डालता है आरएफ के, घुमा फिर आगे। नेक्स्ट आता है 104, तापीय विलोमता होती है जब शांत और लंबी शीतकालीन रातें हों। तो गाइस तापीय विलोमता यानी तापमान जब आपका ऊंचाई में जैसे हम जाते हैं तो 165 मीटर की ऊंचाई पर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान आपका घटता है। बट जब कई बार ऐसी परिस्थितियां हो जब आपका भाई तापमान घटने की बजाय बढ़ जाए, तब उसे कहते हैं तापीय विलोमता, ठीक है। तब कहते हैं तापीय विलोमता, और इसे कहते हैं तापीय उत्क्रमण, ठीक है। तो शांत और लंबी शीतकाल रातें हो, जितनी रात आपकी लंबी होगी ठीक है, शांत होगी, उतनी ज़्यादा क्या होगा आपका तापीय विलोमता बढ़ेगी। नेक्स्ट आएगा हिमाच्छादित धरातल हो, बिल्कुल करेक्ट गाइस, जब आपकी ये जो धरातल है उस पर बर्फ पड़ी हो। तीसरा आता है आकाश स्वच्छ और प्रति चक्रवातीय दशाएं हो, बिल्कुल करेक्ट, आकाश बिल्कुल साफ होना चाहिए और प्रति चक्रवातीय दशाएं होनी चाहिए, ठीक है। और आकाश अगर बादलों से घिरा हुआ होगा तो तापीय विलोमता जैसी घटना बिल्कुल भी नहीं होगी। तो आबासा, ठीक है, आबासा इसका करेक्ट रहेगा, आबासा ऑप्शन ए,
ठीक है। नेक्स्ट आता है, निम्न में से कौन सी GIS सॉफ्टवेयर भारतीय अंतरिक्ष विभाग द्वारा विकसित नहीं किया गया है? तो जियो, स्मार्ट स्पेस, ये तीनों विकसित है, बट इल्विस विकसित नहीं है भारतीय अंतरिक्ष विभाग द्वारा। ठीक है, तो इसको याद रखना, इल्विस रहेगा। 106 इज निम्नलिखित को लवणता के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। लवणता के बढ़ते क्रम में, ठीक है, तो यानी सबसे पहले हमें कौन सा लेना होगा जिसमें सबसे कम लवणता पाई जाती है? मृत सागर, ग्रेट साल्ट लेक, वोन झील, काला सागर। तो भाई इन चारों में सबसे कम जो लवणता है वो काला सागर में है। ठीक है, लगभग आपकी ज़्यादा नहीं है, 13 से 14 या 16 इसी है। और उसके बाद आती है आपकी ग्रेट साल्ट लेक, और फिर मृत सागर, वोन लेक, संसार की सबसे गहरी वोन झील, गहरी नहीं खारी, सबसे खारी वोन झील, तो सा रहेगा। ठीक है, तो ये क्रम रहेगा दा ब अ स। पहले काला सागर रहेगा, सेकंड पर फिर आपका ग्रेट साल्ट लेक रहेगा, फिर मृत सागर आएगा, फिर वोन झील आएगी। ठीक है, तो नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 107। यहाँ पर प्रशिक्षण करना है। हाँ जी, मुख्य मध्य कटान महान हिमालय को लघु हिमालय से अलग करता है। ये सारी चीज़ें मैंने अपने ज्योग्राफी ऑफ इंडिया के जो PGT कोर्स है उसमें पढ़ा रखा है कि मुख्य सीमांत भ्रांश किसे और किसे अलग करता है, मुख्य मध्य कटान किसे अलग करता है। ये हिमालय की जो ब्रांचेज है ना, महान हिमालय, मध्य हिमालय, लघु हिमालय, शिवालिक हिमालय, तो उन ब्रांचेज को आपस में अलग करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करें कौन सा कथन किस तरीके से कैसे अलग करता है गाइस, तो यहाँ पर ध्यान से देखना। भाई मुख्य मध्य कटान हिमालय महान हिमालय को लघु हिमालय से अलग करता है। हाँ जी, महान हिमालय प्लस लघु हिमालय कौन सा आएगा? मुख्य मध्य कटान। ठीक है, मुख्य मध्य कटान। नेक्स्ट देखते हैं मुख्य सीमांत भ्रंश, लघु हिमालय और शिवालिक। लघु हिमालय प्लस शिवालिक हिमालय कौन सा आएगा? मुख्य सीमांत भ्रंश। ठीक है, और महान सीमांत भ्रंश अरावली को विंध्याचल से अलग करता है। बिल्कुल करेक्ट। ठीक है, महान सीमांत भ्रंश अरावली को विंध्याचल सिस्टम से अलग करता है। और उत्तरी भारत और दक्षिण भारत को अलग कौन सा पर्वत करता है? विंध्याचल पर्वत। और सबसे पुराना और सबसे बूढ़ा और सबसे अवशिष्ट पर्वत कौन सा भाई? अरावली, संसार का। तो इस तरीके से क्वेश्चन को एक दूसरे से रिलेट करके चला करो। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन, 1 इंच या चौथाई डिग्री सतला कर्तिक शीट की निम्न में से सही सूचक संख्या है। भाई देखो यहाँ पर क्वेश्चन में ही आंसर दिया गया था 1 इंच या चौथाई डिग्री। ठीक है, 1 इंच या चौथाई डिग्री। और किसी भी चीज़ को मान लो 53 की कोई सीट है, ठीक है, अगर उसका आधा करना है तो 53p। और अगर हम बात करें उसके चौथे हिस्से को दिखाना है तो आप सबको याद भी होगा, आपने कुछ इस तरीके की सीटें बनाई थी BA में भाई, इस तरीके की। ठीक है, इस तरीके की। और यहाँ पर जो ये चौथा पार्ट था, ये वाला लास्ट वाला जो बॉक्स बनता था, उसे हम इस तरीके से लिखते थे। ठीक है, जो भी सीट होती थी, यानी 55 है वो 53 से ही यहाँ A से लेकर सारे नंबर लिखते थे, ABCDEFGHIJKLMNOP। यहाँ P पहुँचा जैसे तो 53, जो भी सीट नंबर होता था 55 सही या 53 सही, P/2 इसका आंसर आता था। तो यहाँ पर ये वही चीज़ है। और ये सारी टोपोग्राफिकल सीट हमने कर रखी है। ठीक है, तो इसका आंसर रहेगा 53 सही, P/2। तो गाइस पढ़ो। ठीक है, 11th 12th में जो ज्योग्राफी पढ़ी है, BA में जो ज्योग्राफी पढ़ी है, वो सारी दोबारा रिवाइज करो। दोबारा वही सारी चीज़ें आ रही हैं और कुछ बाहर से नहीं है। नेक्स्ट है 109, यदि एक वलन की दोनों भुजाएं समानांतर हो और समान कोण पर झुकी हुई हो किंतु क्षैतिज ना हो, यानी हॉरिजॉन्टल में ना हो। ठीक है, एक वलन है जिसकी दोनों भुजाएं एक दूसरे के समानांतर है और एक कोण पर झुकी हुई है परंतु क्षैतिज नहीं है, तो उसे कहेंगे समनत वलन। ये मैंने बना दिया है आपके सामने, ये है भाई आपका समनत वलन। ठीक है, फोल्ड। नेक्स्ट आता है 1010, ऊपरी समान घनत्व वाले क्षेत्र के नीचे 16 किलोमीटर मोटी असमान घनत्व की परत होती है। समस्थितिकी के बारे में यह मत किसने व्यक्त किया था? वैसे तो भाई समस्थितिकी का जो सिद्धांत था वो प्रांट महोदय का था, फेमस प्रांट महोदय ने इसमें काफ़ी वर्क किया था। और बट ये जो कथन था ना, ये जोली महोदय का था। ऊपरी, और बच्चों ने प्रांट लगाया होगा क्योंकि सभी ने सोचा भाई समस्थितिकी का तो प्रांट ने दिया है, क्योंकि जब ये कथन पूछता है ना, बच्चे इन कथनों को याद नहीं कर पाते। आई नो, क्योंकि मैं खुद ही नहीं कर पाती कई बार तो। ठीक है, तो ऊपरी समान घनत्व वाले क्षेत्रों के नीचे, ऊपरी जितने भी आपकी जो लेयर हैं डेंसिटी की, बिल्कुल समान लेयर, इक्वल जो डेंसिटी लेयर है, वो 10 मिल मोटी असमान घनत्व की परत होती है। ये जोली महोदय का कथन था समस्थितिकी के बारे में, आइसोस्टेसी थ्योरी के बारे में। नेक्स्ट आता है 111, निम्न में से कौन सा एक परवाल वलय एटोल नहीं है?
ठीक है, एटोल नहीं है। एटोल यानी जब आपके जो द्वीप होते हैं ना, प्रवाल द्वीप होते हैं, वो गोलाकार आकृति में हो। और आप सबको पता है जो ग्रेट बैरियर रीफ है वो ऑस्ट्रेलिया के तट पर है। ये आपका इस तरीके से ऑस्ट्रेलिया है, तो इस तरीके के तट पर ऐसे है, ठीक है, ग्रेट बैरियर रीफ। तो ये गोलाकार स्थिति में नहीं है, ये एटोल नहीं है, बट ये प्रवाल भित्ति है। संसार की सबसे लंबी 2000 के लगभग इसकी किलोमीटर इसकी लंबाई है, और ऑस्ट्रेलिया के क्वींसलैंड तट पर है ये। क्योंकि केवीएस में क्वेश्चन पूछा गया था कि ग्रेट बैरियर रीफ किस महाद्वीप के यानी किस देश के तट पर है, तो आंसर था क्वींसलैंड। ठीक है, तो ग्रेट बैरियर रीफ के बारे में आपको इतना पता होना चाहिए। नेक्स्ट आता है 112। यहाँ पर वायुदाब पेटियों को विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर क्रम में लगाना है। गाइस देखते हैं, तो सबसे पहले तो हमारी विषुवतीय ही आती है, तो ध्रुवीय बिल्कुल गलत हो जाएगा, विषुवतीय। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर हम बात करें, ये आपकी विषुवतीय हो गई। उसके बाद उपोषण वाली हो गई भाई। ठीक है, आपकी उपोषण उच्च वायुदाब पेटी, ये लो प्रेशर की होगी विषुवतीय, ये हाई प्रेशर की हो गई। फिर उसके बाद उपध्रुवीय आएगी लो प्रेशर की, और फिर ध्रुवीय आएगी हाई प्रेशर की। तो ये रहेगा, ठीक है, क्रम। विषुवतीय आपकी निम्न यानी लो प्रेशर, विषुवतीय भूमध्य रेखीय, फिर उपोषण उच्च वायुदाब पेटी जिसे अश्व अक्षांश भी कहते हैं, हॉर्स लैटिट्यूड, उपध्रुवीय निम्न वायुदाब पेटी, ठीक है, सब पोलर आपकी लो प्रेशर, और ध्रुवीय उच्च वायुदाब पेटी। तो ये रहेगा हमारा बिल्कुल सीक्वेंस, और इजी सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट आता है 113। सुदूर संवेदन प्रक्रिया में आंकड़ा जो विश्लेषण के प्रमुख तत्व है, कौन से प्रमुख तत्व है भाई, देखते हैं यहाँ पर। यहाँ पर अगर हम बात करें, 1 मिनट, देखो इसी में देखो, आपको समझाती हूँ। जब रिमोट सेंसिंग में आपको आंकड़े प्राप्त करने होते हैं तो हमें क्या क्या चाहिए, एक तो हमें डाटा प्रोडक्ट बिल्कुल चाहिए। जब आपके पास डाटा ही नहीं होगा आप कैसे आंकड़ों को यूज़ करोगे। दूसरा हमें चाहिए डाटा कैप्चर करने के प्रोडक्ट, तो हो गए हमारे पास व्याख्या और विश्लेषण, बिल्कुल राइट। जो हमें आंकड़े प्राप्त हुई उसकी व्याख्या करनी पड़ेगी, किस तरीके के आंकड़े हैं, कैसे, उसका विश्लेषण करना पड़ेगा, करेक्ट है आंकड़े, रॉन्ग है। सूचना उत्पाद, इंफॉर्मेशन प्रोडक्ट, जो जिन प्रोडक्ट से हमें सूचना मिलेगी वो भी हमारे पास होनी ज़रूरी है। और लास्ट में हमारे पास उनको यूज़ करने वाला यूज़र भी होना चाहिए। तो एक सिंपल सी बात है भाई, आपको किसी एरिया के डाटा लेना है, सूचना लेनी है, तो आपके पास क्या क्या होनी चाहिए, कॉपी पेन, आप लोगों से बातें करोगे तो वो व्याख्या हो गई, आंकड़ों का पता करोगे, विश्लेषण हो गया। ठीक है, आप उनको सारे कॉपी में लिखोगे, सूचनाओं को जो भी आपको मिली, तो सूचना उत्पाद हो गई, और आप क्या हो, यूज़र हो। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें चाहिए। रिमोट सेंसिंग में भी सेम वही काम होता है। तो आ बा सा दा थी, सारे के सारे कथन करेक्ट थे। नेक्स्ट आता है 114। गहरे उद्गम केंद्र वाले भूकंप अनुपस्थित पाए जाते हैं। यानी गहरे उद्गम यानी जिनका जो फोकस पॉइंट होता है ना, अर्थक्वेक फोकस पॉइंट, वो बिल्कुल ज़्यादा गहराई पर होता है, तो ऐसे भूकंप अनुपस्थित पाए जाते हैं। कहाँ पर भाई, तो केवल अपसारी प्लेटों के सहारे। अभिसारी, देखो अपसारी कौन से होते हैं, जब प्लेटें एक दूसरे से दूर जाती है उसे बोलते हैं अपसारी किनारा। अभिसारी जब प्लेटें एक दूसरे के नज़दीक आती हैं। और रूपांतरित भाई एक दूसरे के बगल में से निकल जाती हैं। और रूपांतरित भ्रंश और अपसारी भ्रंश दोनों के ही सहारे। देखो जब एक दूसरे के से दूर जाती है ना प्लेटें, तो गहरी खाई का निर्माण होता है, बिल्कुल गहरी खाई का। ये चीज़ मैंने पढ़ा भी रखी है बहुत बार। तो उस गहरी खाई में आपकी गहराई से ही आपका मैग्मा निकल कर आता है, और उसके साथ साथ भूकंप भी आते हैं। तो उस वक्त जो फोकस पॉइंट होता है वो बहुत ज़्यादा गहराई पर होता है। और रूपांतरण भ्रंश की बात करें, ठीक है, अभिसारी जब एक दूसरे के निकट आती है ना प्लेटें, तब आपकी इस तरीके की सिचुएशन नहीं होती। क्योंकि देखो आप ये मत सोचना कि बहुत भारी प्लेटें जब एक दूसरे के निकट आती है तो भयंकर तबाही मचती होगी। जिस दिन दो प्लेटें बिल्कुल आमने सामने टकरा गई ना गाइस, उस दिन तो हमारी पृथ्वी खत्म हो जाएगी। तो अभी सारी प्लेटों में जब एक दूसरे के निकट आती है ना, तो ये सिचुएशन होती है, एक प्लेट ऊपर से निकल जाती है और एक नीचे से। तो हल्का फुल्का भाई इनका छोटा मोटा कोना टच कर जाता है, बिल्कुल लाइट वेट में। तो जो भूकंप भी आते हैं ना वो बिल्कुल लाइट होते हैं, ज़्यादा भारी नहीं होते। बट रूपांतरण में भी हम बात करें तो रूपांतरित भ्रंश और अपसारी किनारे दोनों के ही सहारे जो भूकंप पैदा होते हैं वो बहुत ज़्यादा गहराई पर होता है उनका फोकस पॉइंट। नेक्स्ट आता है 115। एक क्लाइमोग्राफ में यदि आर्द्र बलुव तापमान 15 सेंटीग्रेड से अधिक और सापेक्षिक आर्द्रता 40% से कम हो। अब ये जो क्लाइमोग्राफ था, ठीक है, ये क्लाइमोग्राफ के ऊपर मैंने अपने चैनल पर भी वीडियो बना रखी है। मैंने
हीदर ग्राफ और क्लाइमोग्राफ दोनों पढ़ा रखे हैं गाइस, तो आप देख सकते हो मेरे चैनल पर भी। मेरे चैनल का नाम है स्टडी विद दीपा सैनी, ठीक है। तो स्टडी विद दीपा सैनी के साथ जुड़कर आप काफ़ी वीडियोस देख सकते हो पीजीटी लेवल की भी। एक क्लाइमोग्राफ में आर्द्र बलव तापमान 15 डिग्री सेल्सियस से अधिक और एक सापेक्षिक आर्द्रता 40% से कम होगा। तो ये चारों की चारों जो भी आपको दिख रही है ना, कीन, रो, मगी, स्क्रोचिंग, एक इस तरीके का हमने बनाया था, एक कोना, ये कोना, ये कोना, ये कोना, और ये चारों कोने दिखाते थे स्क्रोचिंग, मगी, रो, कीन को। तो ये जो जलवायु होती थी ना 15 डिग्री सेल्सियस से अधिक, यहाँ पर एक तरफ आपका टेम्परेचर और एक तरफ वर्षा को दिखाया जाता था, आर्द्रता को दिखाया जाता था, और उसके बेसिस पर किसी भी एरिया की हम क्लाइमेट पता करते थे कि मगी है, री है, कौन सी है। तो यहाँ पर जिस एरिया का 15 डिग्री सेल्सियस से अधिक टेम्परेचर और आर्द्रता 40% से कम होगी तो वो आपकी जो क्लाइमेट दिखाएगा स्क्रोचिंग क्लाइमेट को दिखाएगा, ठीक है। ये मैंने पूरी वीडियो बना रखी है इसके ऊपर एक, तो देखना चाहते हो तो देख लेना। नेक्स्ट आता है 116, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है। ये पर यहाँ पर भू आकृतियाँ दी गई है और उनको निर्माण करने वाले कारक दिए गए हैं। तो गाइस अंधी घाटी, पेडिमेंट, अंडों की टोकरी, रासमुटैनो, वायर्ड। देखो अंधी घाटी, ये घाटियाँ है ना, 2-3 घाटियाँ हैं। देखो वी आकार की घाटी हमारी नदी बनाती है, यू आकार की घाटी भाई हिम नदी बनाती है, ठीक है। लटकती घाटी हिम नदी बनाती है। अंधी घाटी ये बनाता है आपका धरातलीय जल, यानी हमारी भूमि के अंदर का धरातलीय जल, भूमिगत जल। पैडीमेंट बनाता है जो रेगिस्तान में होता है ना जो जल, वो बनाता है पैडीमेंट, बजादा, ये सारी सतलाकृतियाँ, ठीक है। अंडों की टोकरी हिम नदी बनाती है, दूर से ऐसे लगते हैं कि अंडे की टोकरी रखी हो, ठीक है। तो हिम नदी बनाती है, ग्लेशियर्स बनाती हैं। रासमुटोने आपकी भाई वायुड़ नहीं बनाती, ठीक है, वायु नहीं बनाती, आयोलियन नहीं बनाती, रासमुटेने आपकी ग्लेशियर बनाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये कथन गलत है, बाकी ये तीनों करेक्ट है। नेक्स्ट आता है 117, किस वैज्ञानिक या भू आकृति विज्ञानी का कथन है न तो आदि का पता है न अंत का। भाई बहुत ही फेमस था ये, ठीक है। जेम्स हटन महोदय ने 1785 में एक रूपतावाद का सिद्धांत दिया था, उसमें इसने इस कथन को यूज किया था, न आदि का पता है न अंत का भविष्य, वर्तमान भूत की कुंजी है। एक ये स्टेटमेंट हो रहा है इसकी, वर्तमान भूत की कुंजी है। तो जेम्स हटन महोदय का था ये, बहुत ही फेमस पर्सनैलिटी था और बहुत ही जबरदस्त काम किया था इसने जियोमॉर्फोलॉजी में। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 8, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है। यहाँ पर हमें बताना है कौन सा करेक्ट नहीं है भाई। तो ये है हमारे पास उष्ण आर्द्र सदाबहार वन, ठीक है। उष्ण आर्द्र सदाबहार वन यानी ज़्यादा गर्मी ज़्यादा वर्षा, पश्चिमी घाट, बिल्कुल करेक्ट। देखो यहाँ पर लिखा हुआ भी है एवरग्रीन यानी ऐसे फॉरेस्ट जो सारा साल आपके हरे भरे रहते हैं। तो भारत में एक तो पश्चिमी घाट में ऐसे फॉरेस्ट मिलते हैं और उत्तर पूर्वी राज्यों में भी मिलते हैं। नेक्स्ट आता है उष्ण और सूक्ष्म सदाबहार वन, तटीय तमिलनाडु। तो भाई तमिलनाडु के तट पर भी उष्ण यानी गर्म और सूक्ष्म, देखो सूक्ष्म आ गया ना, बिल्कुल करेक्ट, क्योंकि तमिलनाडु में आपकी सर्दियों में ही वर्षा होती है, गर्मियों में तो आपकी वर्षा होती ही नहीं है, तो इसीलिए ये भी करेक्ट है। तीसरा समशीतोष्ण आर्द्र वनस्पति, समशीतोष्ण नीलगिरी और अन्नामलाई पहाड़ियाँ। अब नीलगिरी और अन्नामलाई पहाड़ियाँ पर आर्द्र, ठीक है, आर्द्र भी होता है और समशीतोष्ण जो वनस्पति वहीं मिलती हैं। उपोष्ण और सूक्ष्म वनस्पति, छोटा नागपुर पठार, हमारी जो सूक्ष्म वनस्पति है वो आपके छोटा नागपुर पठार के आसपास नहीं देखने को मिलती, तो ये हमारा रॉन्ग फैक्टर था। नेक्स्ट आता है 119, निम्न में से कौन सा एक ब्लॉक माउंटेन का एग्जाम्पल नहीं है। इजी सा क्वेश्चन था। जर्मनी का ब्लैक फॉरेस्ट और वासिजस पर्वत, कैलिफोर्निया का सिएरा नेवादा, ये तीनों के तीनों आपके ब्लॉक माउंटेन हैं, बट काकेसस आपका ब्लॉक माउंटेन नहीं है। काकेसस पर्वत आपका ब्लॉक माउंटेन में नहीं आता, यूरोप प्लस एशिया के बीच बाउंड्री बनाता है काकेसस माउंटेन। नेक्स्ट आता है 120, यहाँ पर हमें सही उत्तर का चयन करना है। देखते हैं भाई, सबसे पहले देखो ओजोन मंडल, समताप मंडल जिसमें ओजोन गैस पाई जाती है। आयन मंडल रेडियो तरंगे परावर्तित करती है। क्षोभ मंडल सामान्य ताप पतन दर होती है इसमें। और मध्य मंडल में निशादीप्त मेघ। अब ये मत कहना कि मैम आप कहते हो कि समताप मंडल से ऊपर आपके बादल भी नहीं होते, बट मदर ऑफ पर्ल क्लाउड, जो कि क्लाउड की तरह दिखते हैं पर वर्षा कुछ नहीं करते हैं, रंग बिरंगे कुछ इस तरीके के बादल होते हैं, उन्हें ही कहते हैं ये निशादीप्त, ठीक है, मेघ। तो ये आपके मध्य मंडल में रहेगा। तो देख लेते हैं भाई, यही है ना इसका आंसर, कहीं HSSC ने घपला तो नहीं किया। हाँ जी बिल्कुल करेक्ट, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी ही रहेगा, ये सही है, मध्य मंडल निशादीप्त मेघ। क्षोभ मंडल में मत कर देना निशादीप्त मेघ को, ये अलग
तरीके के क्लाउड होते हैं जो वर्षा वर्षा कुछ नहीं करते। नेक्स्ट आता है 121, एक घंटे के आकार का पिरामिड। घंटे के आकार का पिरामिड है भाई, जिसका जो संकीर्ण जो बेस है, ठीक है, जो बेस है ना वो पतला है और शुंडाकार शीर्ष युक्त हो, और कौन सी आयु लिंग प्रदर्शित करता है। देखो भारत का तो करता है नहीं है, भारत का तो बिल्कुल ऐसा बनता है, ठीक है, भारत का तो ऐसा बनता है बिल्कुल, ठीक है। अब इसने क्या कहा भाई, जो जिसका बेस, ठीक है, जिसका बेस तो पतला यानी इस तरीके से, और बेस पतला है और आगे सुंडाकार इस तरीके से, ठीक है, बन गई ना एक घंटी, ये बीच में इस तरीके से है ये, ठीक है। तो ये है आपका जापान का है, बेस पतला यानी जो जन्म दर है मृत्यु दर है वो कम है, जन्म दर कम है, मृत्यु दर नहीं, जन्म दर कम है, और आगे चढ़ के जो पॉपुलेशन है वो अटकी हुई है, तो जापान की है इस तरीके की। नेक्स्ट आता है 122, भारत में कृषि प्रदेश प्रादेशिकरण और प्रदेश को प्राथमिक उद्देश्य हैं। प्रदेशों के प्राथमिक उद्देश्य क्या है? कृषिगत उत्पादन को सुधारना, खेतों की आय में वृद्धि करना और अधिक ग्रामीण रोजगार पैदा करना। तो कृषि जलवायु जो प्रदेश हैं, रीजन्स हैं, उनके हमें बिल्कुल प्राइमरी ऑब्जेक्टिव बताने हैं। तो भाई एक तो ये तो बिल्कुल करेक्ट है कि उत्पादन को सुधारना, ठीक है, और ये हम बात कर रहे हैं ना खेतों की आय में वृद्धि करना। भाई उत्पादन सुधारेंगे ना, आय तो कहीं ना कहीं बाजार पर भी निर्भर करती है, तो ये काम नहीं होता कृषि जलवायु प्रदेशों का कि खेतों की आय में वृद्धि करना। अधिक ग्रामीण रोजगार उत्पन्न करना ये भी होता है, क्योंकि गांव में खेती बाड़ी कर रहे हैं, उसके साथ साथ अगर उनको रोजगार भी मिल रहा है तो आय तो अपने आप बाद में सुधर जाएगी। तो आ और सा इसका आंसर रहेगा, ठीक है, आ और सा। नेक्स्ट आता है भाई क्वेश्चन, रेवनस्टीन द्वारा समर्थित प्रव्रजन और प्रवास। रेवनस्टीन महोदय फेमस थे, इन्होंने भाई माइग्रेशन के नियम दिए थे कुछ, और वही नियम यहाँ पर दिए गए हैं। इन नियमों का प्रशिक्षण कीजिए, ठीक है, यहाँ पर हमें इन नियमों को बताना है। देखो अब ध्यान से, सिंपल है, जैसे हम खुद ही सोच लो, अधिकतर प्रवास छोटी दूरी तक संचरण करते हैं, बिल्कुल करेक्ट। जितना देखो कम लेवल का प्रवास होगा ना तो हम इजी से कर भी लेते हैं, यानी कम दूरी का, है ना, 10 किलोमीटर है, 15 किलोमीटर है, अगर मान लो आपको जाना है 200 किलोमीटर, क्या आप जल्दी से व्यक्ति जाने का नहीं सोचेगा, है ना। महिलाएं पुरुषों की तुलना में कम प्रव्रजन करती है, यानी कम प्रवास करती है, बिल्कुल गलत। अरे महिलाओं को तो सबसे ज़्यादा प्रवास होता है। हर लड़की को शादी के बाद अपना घर छोड़ के, अपना जिला छोड़ के, और कई बार भाई अपना राज्य भी छोड़कर किसी अन्य राज्य में बसना पड़ता है, किसी और के घर में, है ना, शादी के बाद। तो महिला, ये कथन यहाँ पर बिल्कुल रॉन्ग है, ये तो नॉर्मल सी बात है, आप खुद भी समझ सकते हो। तीसरा, प्रवास की प्रत्येक धारा अधिक ताकतवर प्रतिधारा को उत्पन्न करती है, बिल्कुल करेक्ट। अगर आपके गांव में से एक आदमी गया शहर में और वहां जाकर उसे अच्छा काम मिल गया, कमरा मिल गया, वो क्या जा कहेगा, और गांव में लोग भूखे मर रहे हो, गांव जाके क्या कहेगा, अरे यार तू वहां चल, और शहर में ना ऐसे ऐसे अच्छी वहां पे मेरे को नौकरी भी मिल गई और मैं बात कर लूंगा, तुझे भी मिल जाएगी, इस तरीके से तो आप फटाफट जाने के लिए तैयार हो जाओगे, है ना। तो आप वो चीज़ क्या है, तो एक ने प्रवास किया और ताकतवर प्रतिधारा उत्पन्न कर दी, तो आपके साथ अगली बार 3 और आएंगे कि हम भी चलेंगे भाई, तेरे साथ एडजस्टमेंट कर लेंगे, हमें भी काम दुआ दे, यहाँ भूखे मर रहे हैं, समझ रहे हो ना। नेक्स्ट, ग्रामीण लोगों की तुलना में नगरीय लोगों में प्रवास की भावना कम होती है, बिल्कुल करेक्ट। गांव के लोग हैं उनके पास सुविधाएं कम होती है, नगरों की ओर वो आकर्षित होते हैं, नगरों में सुविधाएं ज़्यादा होती हैं, जो गवर्नमेंट काम करती है वो भी नगरों में ज़्यादा करती हैं, सड़कें अच्छी, सब कुछ अच्छा, तो इसलिए, और गाँव में आपके रोजगार कम, नगरों में बहुत ज़्यादा रोजगार मिलते हैं। तो इन्हीं सभी चीज़ों की वजह से जो गांव के लोग हैं वो ज़्यादा करते हैं प्रवास, ठीक है। नगरीय लोगों में प्रवास करने की भावना कम होती है, क्योंकि उनको जॉब मिली हुई है, उनका खुद का घर है, तो वो क्यों छोड़ के जाएंगे, है ना। तो यहाँ पर हमारा बा गलत है भाई, बाकी सारे के सारे ठीक है। आ सा द आंसर रहेगा इसका, आ सा द। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन, भारतीय मिट्टी के बारे में है ये, भारतीय मिट्टी के बारे में कथनों पर विचार करो। रैगुर मिट्टी दक्कन लावा से निर्मित है। रैगुर जो मिट्टी है भाई आपकी, वो दक्कन लावा से निर्मित है, देखो बिल्कुल राइट। रैगुर मिट्टी यानी काली मिट्टी, जो कि आपके महाराष्ट्र और गुजरात में ज़्यादा देखने को मिलती है, तो दक्कन के लावा के पठार की मिट्टी से ही इसका निर्माण हुआ है। ब्या आता है, बांगर मिट्टियों की तुलना में खद्दर मिट्टियाँ अधिक मृत्तिका युक्त होती है, अधिक मृत्तिका, बागर में मिट्टी की तुलना में खद्दर मिट्टियाँ अधिक मृत्तिका युक्त होती है। आगे देखो, लैटराइट मिट्टी लोहे और एल्यूमिनियम समृद्ध है, बिल्कुल करेक्ट, लाल रंग इसका से होता है। नेक्स्ट आता है, हिमालय पर्वतीय मिट्टियाँ परिपक्व मिट्टियाँ हैं। तो यहाँ पर बात करें ना बिल्कुल कथन की, तो जो भाई आपकी आबासा, लैटराइट मिट्टी लोहे और एल्यूमिनियम समृद्ध है,
और आपकी बागर मिट्टी जो कि पुराने जलोढ़ मैदान होते हैं, खादर मिट्टी नई मिट्टी के मैदान होते हैं, तो अधिक मृतिका युक्त होती है। हर बार बाढ़ आई अपने साथ नई मिट्टी को, उपजाऊ परत को बिछा जाती है, तो अधिक उपजाऊ मिट्टी होती है खादर में। बिल्कुल करेक्ट। लैटराइट मिट्टी में लोहे और एल्यूमिनियम समृद्ध होते हैं, ये भी करेक्ट है। बट ये परिपक्व मिट्टियाँ होती है, हिमालय पर्वत की मिट्टी, ये गलत है भाई। परिपक्व का मतलब क्या? परिपक्व यानी ज़्यादा बूढ़ी बूढ़ी बूढ़ी, बट हिमालय में तो नदियाँ इतनी बहती है ना, वो अपने साथ हर बार पर्वतों को काट कर नई नई मिट्टी लाती रहती है, तो दा नहीं रहेगा, आ बा सा आंसर होगा। नेक्स्ट आता है ओसाका जापान का मानचेस्टर कहलाता है। यह जापान के कौन से औद्योगिक प्रदेश में अवस्थित है? मैंने देखा है कि जापान के औद्योगिक प्रदेश में सेना स्टेट में बहुत क्वेश्चन आते हैं। होक्काइडो, किनकी, कांटो, कयूशी। तो इसका राइट आंसर है किनकी औद्योगिक प्रदेश में पड़ता है ओसाका, जिसे जापान का मानचेस्टर भी कहते हैं। ये वर्ल्ड ज्योग्राफी का क्वेश्चन है गाइस। नेक्स्ट आता है वेबर की औद्योगिक अवस्थिति सिद्धांत के अनुसार किसी पदार्थ और उत्पाद की समान परिवहन मूल्य रेखा कहलाती है। भाई ये वेबर महोदय ने फेमस थ्योरी दी थी, फेमस सिद्धांत है ये औद्योगिक अवस्थिति सिद्धांत की। जो इंडस्ट्री है या कोई भी उद्योग आप लगाना चाहते हो, तो आपको कहाँ लगाना चाहिए और कैसे लगाना चाहिए और क्या क्या उसको प्रभावित करता है, ये सब कुछ वेबर ने अपने सिद्धांत में, थ्योरी में पढ़ाया है। फेमस थ्योरी है ये इसकी। आपने एमएससी में या एमए में भी पढ़ी है इस थ्योरी को। मैंने एमएससी की थी जब मैंने पढ़ा था वेबर का औद्योगिक अवस्थिति सिद्धांत, और भाई 16 नंबर का आया भी था ये एग्जाम में। तो किसी पदार्थ और उत्पाद की समान परिवहन मूल्य को, रेखा को आइसोटिम के द्वारा दिखाया जाता है वेबर महोदय के अनुसार। तो आंसर रहेगा आइसोटिम। आइसोपेडेन का भी इन्होंने यूज किया था, ठीक है, आइसोडे पेन का भी यूज किया था, आइसोटिम का भी यूज किया था। तो आइसोटिम थी किसी पदार्थ या उत्पाद की जो समान परिवहन मूल्य रेखा है, ठीक है, यानी समान परिवहन मूल्य रेखा को दर्शाने वाली जो रेखा थी उसको नाम दिया था आइसोटिम। नेक्स्ट आता है 127। जब काहिरा 30 डिग्री पूर्वी देशांतर में समय दोपहर के 12 बजे हैं, तो लंदन में समय क्या होगा भाई? तो काहिरा आपका कहाँ पड़ता है? ये आपका अफ्रीका में पड़ता है ना, मिस्र काहिरा। तो अफ्रीका में केप काहिरा, तो अफ्रीका में पड़ता है। तो आपको बताना 30 डिग्री पूर्वी देशांतर में दोपहर के 12 बजे हों, तो लंदन में समय क्या होगा? भाई हमें अपोजिट जाना पड़ेगा। देखो मैंने इस चीज़ को बढ़ा भी रखा है इस तरीके से। ये है मान लो आपकी 0 डिग्री, कौन सी 0 डिग्री? हमारी टाइमलाइन, विश्व की टाइमलाइन, ठीक है, GMT, ग्रीनविच मीन टाइम जिसे कहती हैं। अब बोल रहा 30 डिग्री पूर्वी, तो पूर्वी वाला इधर, तो 30 डिग्री। तो हमें 0 डिग्री पर अगर 30 डिग्री पर बोल रहा है कि 12 बजे हैं, तो भाई 30 डिग्री पर 12 बजे, तो हमें किसकी ओर जाना पड़ेगा? हमें जाना पड़ेगा गाइस उल्टा, यानी हमें वेस्ट की ओर आना पड़ेगा। हमें 0 डिग्री का पता लगाना है ना, तो हमें वेस्ट की ओर आना पड़ेगा। तो हमारा टाइम होगा माइनस में 15, ठीक है, 15 डिग्री जो हमारी देशांतर रेखाएं हैं उनको पार करने में 1 घंटे का समय लगता है। तो यहाँ पर 30 डिग्री है तो 2 घंटे माइनस होंगे, तो 12 बजे में आप 2 घंटे माइनस कर दो। यहाँ दोपहर के 12 बजे हैं तो भाई आपके सुबह के 10 बज जाएंगे। तो इस तरीके से आप निकाल सकते हो। वैसे मैंने अपने चैनल पर हाउ टू कैलकुलेट टाइम के नाम से एक वीडियो भी बना रखी है जिसमें आप इजीली तरीके से निकाल सकते हो, ठीक है। तो इसको कर लेना और समझ लेना। जिस स्टूडेंट को नहीं आता है हाउ टू कैलकुलेट टाइम, ऊपर मेरे चैनल को डालना सर्च में स्टडी विद दीपा सैनी, और फिर हाउ टू कैलकुलेट टाइम वीडियो डाल देना, तो अपने आप आपके सामने वीडियो आ जाएगी और उसको देख के आप समझ जाओगे कि कैसे टाइम को कैलकुलेट किया जाता है, ठीक है। इस हिसाब से अगर मैं करवाती रही ना तो ये क्वेश्चन आज की वीडियो में नहीं होगा गाइस। आधे क्वेश्चन करेंगे आज की वीडियो में हम 130, ठीक है। 30 क्वेश्चन आज कर लेते हैं, 130 तक हो जाएंगे ना, 20 रह जाएंगे। 20 हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे क्योंकि वीडियो काफ़ी लेंथी हो जाएगी। 128 विश्व का सबसे लंबा और बड़ा सड़क मार्ग किस देश में है? तो भाई ये मैंने चीज़ बहुत बार बताई है। संयुक्त राज्य अमेरिका सड़कों की लंबाई में नंबर 1 पर है, दूसरे पर हमारा इंडिया आता है भाई। तो पहले पर अमेरिका आता है, संयुक्त राज्य अमेरिका, और सबसे बड़ा सड़क नेटवर्क भी इसी का ही है। नेक्स्ट आता है 129 क्रिस्टालर महोदय की है ये सेंट्रल प्लेस थ्योरी, फेमस प्लेस थ्योरी है ये। निम्न में से कौन से 2 नियमों पर आधारित है? ठीक है, तो इसके जो फेमस नियम थे ना, इसने 2 ही दिए थे। एक तो वस्तुओं का परिसर की भाई जो रेंज ऑफ गुड्स यानी सामान की कितनी डिमांड है और कितनी दूर तक है, और वस्तुओं की देहरी, इन्हीं दोनों चीज़ों को यूज़ किया था क्रिस्टालर महोदय ने अपने केंद्रीय स्थल सिद्धांत में, ठीक है। तो इसको आप पढ़ लेना, केंद्रीय स्थल सिद्धांत को भी। और जो स्टूडेंट नहीं चाहता कि हम इधर उधर
सिलेबस को लेकर इस टाइम पर फिरे, तो भाई सबसे बढ़िया तरीका है आप पेड कोर्स लो, ठीक है। और ज्योग्राफी का पेड कोर्स अगर आप लेते हो तो आपके सामने वो सारी वीडियोस होंगी, वो सारा डेटा होगा, वो सारा सिलेबस होगा। जो आप इधर उधर घूमोगे, नई नई बुक खरीदोगे, फिर भी आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं होगा, है ना। तो अभी भी टाइम है, इतनी लेट नहीं हुआ है, हमारे पास अभी भी 28 से 29 दिन बचे हुए हैं एग्ज़ाम में। और होप सो, क्या पता एग्ज़ाम डेट आगे निकल जाए, क्योंकि मुझे नहीं लगता इस डेट पर HTET का एग्ज़ाम हो पाएगा, है ना। तो देखते हैं क्या होता है, वो तो आगे की बात है। बट अभी भी टाइम वेस्ट ना करो, पेड कोर्स ले लो, क्योंकि उससे आपको कहीं बाहर जाने की नीड नहीं होगी, कोई बुक पढ़ने की नीड नहीं होगी, सीधा फटाफट आप पढ़ोगे, ठीक है। तो लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद आगे के क्वेश्चन मैं वीडियो के सेकेंड पार्ट में कराऊंगी। जनगणना 2011 के अनुसार राज्य केंद्र शासित प्रदेशों का कौन सा युग्म जनजातीय जनसंख्या और कुल जनसंख्या का सर्वाधिक प्रतिशत रखता है, ठीक है। कुल जनसंख्या का सर्वाधिक प्रतिशत रखता है कौन? जनजातीय जनसंख्या। तो ये है दो आपके, लक्षद्वीप और मिजोरम। जो लक्षद्वीप केंद्र शासित प्रदेश और मिजोरम जो राज्य है इंडिया का, 2011 के अनुसार ये जनजातीय जनसंख्या कुल जनसंख्या का सबसे ज़्यादा यहाँ पर प्रतिशत रखते हैं। तो गाइस ये थे 130 क्वेश्चंस। आगे फिर मिलेंगे सेकंड पार्ट में, पूरे आपको क्वेश्चंस कराऊंगी, ठीक है। नियर अबाउट हमारे 20 क्वेश्चंस और रह गए हैं ना, तो वो 20 क्वेश्चंस हम सेकंड पार्ट में करेंगे, ठीक है। तो पेड कोर्स के बारे में सोच लेना आपको लेना है या नहीं लेना, क्योंकि देखो HSSC स्क्रीनिंग भी लेगा अभी। अगर आपका PGT क्रैक हो जाएगा तभी तो आप स्क्रीनिंग दोगे, और PGT क्रैक हो गया तो स्क्रीनिंग में तो आपको नीड फिर से पड़ेगी PGT कोर्स की, ठीक है, क्योंकि उसमें तो और भी डिटेल में जियो आनी है, तो उसमें तो आपको और भी ज़्यादा नीड पड़ेगी। तो देख लेना, ये आपके ऊपर है, आपको अपने एग्ज़ाम क्रैक करने हैं या नहीं करने हैं। ओके, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए हैव ए नाइस डे।